वह समुद्र का एक शांत किनारा था जिसका फाटक प्रशासन ने बंद कर रखा था। न जाने क्यों, फिर भी एक युवक उसके पार आ गया। सूर्य ढलने को था। आसमान मध्यम नारंगी रंग में रंगा हुआ था और समुद्र बेशान था। वह हल्के गर्म रेत पर आकर बैठ गया। कुछ समय उस जगह बिताने के बाद उसने अपने जेब से जहर की बोतल निकाली। झिझक के साथ उसने बोतल का ढक्कन खोलना चाहा कि एक आवाज से वह ठिठका। पीछे मुड़ने पर उसने एक सुंदर सी लड़की को देखा जो उसके पास ही खड़ी थी। लड़के को लगा कि शायद ये भी उसे जमाने की तरह प्रवचन देगी कि आत्महत्या कोई उपाय नहीं है, ये कर लो वो कर लो। पर वह ठान कर आया था कि आज वह सब खत्म करने वाला था। उसने अचकाते हुए पूछा, जी आपको क्या काम था? युवती ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब यहाँ ज्यादा कोई नहीं आता, तुम्हें देखा तो आ गई। प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? मेरी लाश वहां उस रेत के टीले में गड़ी हुई है, उसे निकाल दो, फिर अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर लेना। ये बोलकर वह गायब हो गई। खेत में पड़ी वो भयंकर लाश गांव वालों की रूह को ये संकेत दे रही थी कि जल्दी उनका भी हाल ऐसा होने वाला है। लाश के आसपास काफी सारी मक्खियां भिनभिना रही थीं। पेट की फटी कुछ आंतड़ियों के सिवा सिर्फ आसपास पड़ा खून और यादव जी की हड्डियां नजर आ रही थीं। यादव जी रात में खेत में ही रुके थे। घर वालों के मना करने के बावजूद भी वो माने नहीं थे। उस आदमखोर भेड़िए ने एक और शिकार कर लिया था। मेहड़ गांव में अचानक ही आए शैतानी आदमखोर भेड़िए ने उत्पात मचा दिया था। करीब एक महीने पहले से ये हादसे होने चालू हुए थे। सबसे पहले अपने खेतों से लौट रहे दो भाई जगदीश और भगत, जिन पर सबसे पहली बार उसने हमला करा था, जिसमें उस भेड़िए ने जगदीश को बुरी तरह नोचकर उसे फाड़कर खाने लगा था। भगत भी घायल था, पर किसी तरह भागकर वो गांव आ गया था अपनी जान बचाकर। उसने वहां आकर जो बताया था वो इस प्रकार था। मानव जैसी चाल और तेज शैतानी नीली आंखें, मुंह से निकलते नुकीले चमकते दांत और अंगों पर छाए काले भयंकर बाल। शरीर से पूरा आदमखोर भेड़िया। वो पूरा का पूरा राक्षस लगता है। ये सब उसने बताया और उसके बाद वो वहां पर बेहोश हो गया। अब तक कई गांव वाले उसका शिकार हुए थे। उनके पालतू जानवरों को भी वो भेड़िया खा जाता था। गांव वाले दहशत में जी रहे थे। रात हो या दिन, हर कोई अब अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। तभी उसी रात समय के जाने माने शिकारी मिस्टर एंथनी, जो एक अंग्रेज अफसर थे और काफी अच्छे थे, उन्होंने इस गांव के बारे में हो रही घटनाओं के बारे में सुना। उन्होंने अब इस आदमखोर भेड़िए का शिकार करने का सोचा, जिनमें उन्होंने उनके शिकार में उनके साथ आते हुए कुछ विश्वासी सेवकों को साथ लिया। मिस्टर एंथनी बाकी अफसरों ऐसे क्रूर नहीं थे। वो उनके सेवकों को अपने परिवार जैसा मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जिसमें पहले थे हरी काका, जो शिकार की हलचल पर ध्यान देते थे। दूसरा था मंगल, जो एक पहलवान था और एंथनी के घोड़ा गाड़ी का चालक भी था। और तीसरा था उदय, जो एक 23 साल का लड़का था। उदय से पहले उदय के पिता भी एंथनी के लिए काम किया करते थे। गंभीर बीमारी के कारण 2 महीने पहले वो चल बसे थे। इसलिए उदय को एंथनी ने उनकी जगह उसे रख लिया था। अपनी बंदूक लिए वो अगले दिन गांव पहुंच गए। सभी मरे हुए लोगों के परिवार वालों से मिलने के बाद वो आपस में वार्तालाप करने लगे।
जिस तरह से ये उस भेड़िए का वर्णन कर रहे हैं, उस तरह के भेड़िए की कई पौराणिक कहानियां मैंने सुन रखी हैं। उन कहानियों में अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ जंगलों में भी ऐसे भेड़िए पाए गए थे, जिनका बहुत मुश्किलों और परेशानियों के बाद में शिकार कर लिया गया था। ये वहां पर वेयरवुल्फ के नाम से जाने जाते थे, जो इंसानों की तरह चलते थे पर शरीर भेड़ियों जैसा था। कुछ मानवीय रूप में भी होते हैं, जैसे दिन में मानव की तरह रहते हैं और रात में शैतानी भेड़िया बन जाते हैं। हरी काका ने बताया, मैंने भी उन खेतों के निरीक्षण किए जहाँ कुछ दिन पहले ही उसका शिकार बना था मैं। उस आदमखोर के पैर काफ़ी बड़े हैं। वो साधारण भेड़ियों की तरह नहीं है जैसे आपने कहा। मुझे तो वही लगता है कि वो एक वेयरवुल्फ है। हाँ काका, जिस तरह की मैंने कहानियाँ सुनी हैं वो काफ़ी खतरनाक और चालाक होते हैं। उन्हें मारना आसान नहीं। इसके लिए काफ़ी लोगों की मदद लगेगी, पर मैं इन गांव वालों को अपने साथ लेके नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें उसका डर बसा हुआ है, क्योंकि ये बेचारे पहले शिकार बन चुके हैं। और अगर हमने गलती से भी ऊपरी अफसरों से मदद मांगी तो वो इनके लिए बिल्कुल भी मदद नहीं भेजेंगे और वो मुझे भी ये काम नहीं करने देंगे। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी हरी काका ने कहा, हाँ बेटा, हम एक काम करेंगे। नीचे कुछ बकरियों को बांध कर हम ऊपर पेड़ पे बैठ जाएंगे। एक तरह से हम जाल बिछा देंगे और उसे ऊपर बैठ के पकड़ लेंगे। जैसे ही वो आदमखोर भेड़िया आएगा, हम जाल उसके ऊपर डाल देंगे। जाल पड़ते ही वो झटपटाएगा। उसी वक्त आप उसे गोली मार देना। हाँ काका, ठीक है। तुम, मंगल और उदय पेड़ पर चढ़ जाना। जाल लेकर मैं झाड़ियों में छिप जाऊंगा नीचे ही, और अपनी बंदूक लेकर योजना के अनुसार उसे मार दूंगा। हाँ, हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। उदय ने भी कहा, हाँ साहब, फिर ये गांव वाले उससे मुक्त हो जाएंगे। रात को योजना के मुताबिक अंदर घने जंगल में बकरियों को बांधकर जाल लिए तीनों पर पेड़ पर चढ़ गए थे। एडम भी पास में ही झाड़ियों में बंदूक लिए छिपा बैठा था। उसके आने का इंतजार हो रहा था। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, पर अचानक ही अजीब सी भयानक आवाज गूंज उठी, जैसे कोई शैतान चीखते हुए अपने शिकार की तरफ आ रहा हो। सभी सावधान हो गए। सभी की धड़कनें तेज हो गईं, पर अब तक सिर्फ चीखने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक ही बंदूक के गोले की भी आवाज सुनाई दी। ऊपर बैठे तीनों सहम कर नीचे आ गए। वो एंथनी के बंदूक की आवाज थी। जैसे ही वो तीनों नीचे आए, सामने का नजारा देखकर वो कांप उठे। वो आदमखोर मानवी भेड़िया अपने भयानक हाथों में एंथनी का कटा सिर लेकर खड़ा था और उसे खा रहा था। तभी उसके गुस्से से भरी नजर उन तीनों पे पड़ गई। मंगल भी गुस्से से उसे लड़ने आ गया, पर उस आदमखोर भेड़िए ने उसे एक ही वार में बीच में से फाड़ दिया और मार दिया। वो उदय को मारने आगे बढ़ा, पर बीच में हरी काका आ गए। उन्होंने उदय से कहा, भाग। इतना बोलते ही वो भी उस आदमखोर भेड़िए का शिकार हो गए। तभी उदय घबराकर पीछे हटा। उसने देखा एंथनी की लाश के पास बंदूक पड़ी है। जल्दी से जाकर उसने बंदूक उठा ली और आदमखोर पर गोली चला दी, पर वो भेड़िया बच गया। उदय ने फिर गोली मारनी चाही, पर तब तक वो भेड़िया वहां से भाग खड़ा हुआ। उदय भी गुस्से में बंदूक लिए उसके पीछे जाने लगा। वो भेड़िया उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी एक पेड़ के पीछे उसने किसी इंसान को देखा, जो फटे कपड़ों में एक कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उदय ने बंदूक उस पे तान दी। अच्छा, तो तू है वो भेड़िया, आ गया अपने असली रूप में। चल मेरे साथ गाँव, तुझे सबके सामने मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं भेड़िया नहीं हूँ, सुनो मेरी बात। पर उदय ने उसकी चाल में ना फंसने का फैसला करा। बंदूक आगे करके वो उसे गांव ले आया। गांव वालों ने उदय से जो सुना, उससे वो गुस्से में उस आदमी को आग लगाने वाले थे।
तभी उदय ने उन्हें रोका और कहा, जब ये अपने असली रूप में आ जाएगा ना, तब हम इसे मारेंगे। इसे जंजीरों में जकड़ के बांध दो। कल रात हम इसे मारेंगे इसके असली रूप में। अगले दिन रात हो चुकी थी। सभी गांव वाले और उदय उस आदमी के भेड़िए के रूप में आने का इंतजार कर रहे थे। आदमी ने दोबारा बोला, अरे यार सुनो, मैं भेड़िया नहीं हूं। मेरा नाम कलाम है। मैं जंगल में रहने वाला आदिवासी हूं। मेरे परिवार को भी उस दरिंदे ने मार दिया था। उसी का बदला लेने मैं जंगल में उसे मारने घूम रहा था। उदय ने कहा, साले बातें बनाकर निकलना चाहता है। मैंने सुना था एंथनी जी से कि तुम मानवी भेड़िए चालाक होते हो, पर आज तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। तभी एक खबर से सभी गांव वाले दहल उठे। एक बच्चे को आदमखोर भेड़िया गांव से उठाकर जंगल में भाग गया। उदय को यकीन नहीं हुआ कलाम सच कह रहा था। उसने कलाम को छुड़वाया और उसके साथ जंगल में बच्चे को खोजने निकल पड़ा। कुछ ही देर में खून के धब्बे नजर आए जो शायद उस बच्चे के थे। आगे जाने पर उस बच्चे को मारकर वो खा रहा था आदमखोर भेड़िया। उदय ने बंदूक की गोलियां चलाई, पर इस बार भी वो बच गया। उस भेड़िए ने चीखते हुए उदय पर हमला किया, नाखूनों से उसे मारता ही कि तभी कलाम ने कुल्हाड़ी उस पर मार दी। कुल्हाड़ी भेड़िए के गर्दन को छींटते हुए दूर जा गिरी। भेड़िए को काफी दर्द हुआ। वो चिल्लाते हुए वहां से भाग निकला। वो फिर से जंगल में कहीं गायब हो गया। तुम ठीक तो हो ना उदय? हाँ, पर वो फिर भाग गया। मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे चिंता मत कर यार, हम उसे पकड़ लेंगे। अगली रात को गांव के एक घर से एक आदमी छिपकर दबे पैर जंगल की ओर जा रहा था। जंगल में काफी अंदर तक जाने पर वो आदमी जाकर एक बड़े से पत्थर पे खड़ा हो गया। चांद की तरफ मुंह करके वो कुछ मंत्र बड़बड़ाया। फिर भेड़िए जैसी चिल्लाहट की। फिर धीरे धीरे वो अपने शैतानी भेड़िए रूप में आने लगा। अब वो पूरा आदमखोर भेड़िया था। उदय और कलाम उसका पीछा करते हुए जंगल में आ पहुंचे थे। वो झाड़ियों में छिपकर सब नजारा देख रहे थे। आह, तो ये है वो आदमखोर भेड़िया। हाँ कलाम, यही है। दिन भर की छानबीन से मुझे पता लग गया था कि यही है, लेकिन मुझे इस पर शक था। कंफर्म नहीं था मैं, क्योंकि मैं पहले ऐसी गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसका पीछा करा। तभी उदय और कलाम झाड़ियों से बाहर आए। शैतानी भेड़िए ने पलटकर उन्हें देखा। वैसे ही उसकी नीली आंखें लावा जैसी भड़कने लगी। उसके नुकीले नाखून उसकी उंगलियों से बाहर आने लगे। वो उदय और कलाम पर टूट पड़ा। कलाम को उसने जोर की टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। उदय ने गोलियां दागी, पर वो चालाक आदमखोर उससे बच गया। उसने उदय को आकर अपने नाखूनों से वार किए। नाखून से उदय के मुंह पर चीरे पड़ गए। उसके एक वार से वो दूर जा गिरा। कलाम फिर उठा, अपनी कुल्हाड़ी लिए, पर आदमखोर को मारना इतना आसान नहीं था। वो कलाम से उसकी कुल्हाड़ी छीनने लगा। कलाम अपनी कुल्हाड़ी के सहारे अब तक उससे लड़ रहा था और बचा हुआ भी था। तभी भेड़िए ने एक धारदार वार किया, जिससे कुल्हाड़ी दूर जा गिरी और भेड़िए ने कलाम को अपने विशाल शैतानी हाथों में जकड़ लिया। तभी उदय उठा और गोली चलानी चाहिए, पर गोलियां खत्म हो चुकी थीं। पर बंदूक के आगे धारदार चाकू लगा था। भेड़िए ने कलाम का सिर पकड़ लिया ताकि उसे अपने नाखूनों से काट सके, कि तभी उदय ने बंदूक वाला वो चाकू भेड़िए के पीठ में घुसा दिया। चाकू लगते ही दर्द के मारे भेड़िया चटपटाने लगा। तभी कलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और उस पर वार करने लगा। उसके परिवार को मारने के गुस्से का बदला अभी भी उसमें भरा था।
भेड़िए के काले खून की बौछारें उठ रही थीं। चिड़चिड़ कर कलाम ने उसे मार ही दिया। शैतानी मानवी भेड़िया, जिसे वेयरवुल्फ के नाम से जाना जाता था, वो अब खत्म हो गया था। अब वो अपने मानवी रूप में गांव वालों के सामने मरा पड़ा हुआ था। दरअसल वो भगत था। हाँ, वही भगत, जगदीश का भाई, जो सबसे पहली वाली घटना में जिसके भाई की मौत हो गई थी और वो घायल होकर बच गया था। कलाम ने कहा, यार उदय, तुझे पता कैसे चला कि ये भेड़िया है? उदय ने बताया, तुमने जब उस भेड़िए को कुल्हाड़ी मारी थी तब उसकी गर्दन पे घाव पड़ने से वो चिंगाड़ते हुए भागा था, और मैंने वही घाव अगले दिन भगत की बॉडी पर देखा था, यानी कि उसकी गर्दन पर। फिर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि उसे काली शक्तियों के बारे में बहुत कुछ पता है और वो किसी तांत्रिक के पास भी जाया करता था। पर मैंने जब उस तांत्रिक का पता लगाया तब मुझे ये पता चला कि वो तांत्रिक भी मर चुका है। फिर मैंने पता करा भगत के बारे में तो मुझे पता चला कि भगत एक छोटी सी कुटिया में रहता था और वो दिन भर वहीं रहता था, अपने घर के पीछे, और ना किसी घर वालों को वो कभी अंदर आने देता था। और मैंने छुपके से उस कुटिया की छानबीन करी तो मुझे एक काली शक्तियों वाली पुस्तक मिली जिसमें शैतानी मानवी भेड़िया बनने का उपाय था, जिसमें एक तांत्रिक की मदद भी लगती थी। पूर्णिमा की रात को जंगली भेड़िए के रक्त पीने से और शैतानों की मंत्रों द्वारा उपासना से वो एक जंगली शैतानी भेड़िया बन गया। वो तांत्रिक की मदद से बना था, पर उसने तांत्रिक को ही अपना पहला शिकार बनाया, फिर खुद के भाई को। फिर ये सिलसिला चलता रहा। हर रात चांद के आगे शैतानी मंत्रों से वो भेड़िया बनता और शिकार करता। अगर वो पूरे 1 साल करता तो अमर हो जाता, यानी कि अमर शैतान बन जाता और काफ़ी शक्तिशाली हो जाता। वक्त से पहले ही हमने उसे मार दिया। उसके मरने से गांव वाले अब उसके गैर से बच चुके थे। उदय और कलाम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। आगे भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे उन्होंने लोगों को बचाना शुरू कर दिया। वैसे तो इस बात को 7 साल गुजर चुके हैं, पर आज भी उस भयानक घटना को याद करके मेरी रूह अंदर तक कांप जाती है। मेरा नाम आनंद है। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा था। दीपावली से पहले ही हमारे पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो गई थी, इसीलिए हमें इस बीच 25 दिनों का वेकेशन मिला था। दिवाली आने को भी 3 दिन बाकी थे। मुझे शांत जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता था, पर मेरी पढ़ाई के चलते मैं बहुत बिजी रहता था। पर इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं अपने मामा के गांव जाऊंगा। मैं 3 साल से वहां नहीं गया था, पर इस बार मैंने पक्का जाने का मन बना लिया था। पापा काम में बिजी होने की वजह से वहां जाने से मना कर रहे थे, तो माँ ने भी जाने से मना कर दिया। पर अब मुझे अकेले जाना था। पापा ने रेल रिजर्वेशन टिकट करवा दी थी। रेल का सफ़र तब और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है जब आप अपने गांव जाए निकलो, शहर के शोर शराबे से दूर। अगर हमें कहीं सुकून चाहिए तो वो गांव ही हमें देता है। वो मस्त वातावरण में तेज़ी हवाएं और लहराते खेतों का आनंद, वो चारपाई पे बैठकर नाना से पुराने किस्से सुनना, बड़ा ही मज़ा आता है। रात में यही सब सोचते हुए कब पूरी रात रेल के सफ़र में गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह के लगभग 9 बजे मैं भूषण स्टेशन पर उतरा। भूषण वहाँ का सबसे बड़ा तालुका था। मेरे मामा जी मुझे लेने आए थे। वहीं स्टेशन के बाहर मस्त चाय समोसे का आनंद उठाकर हम टुक टुक रिक्शा में बैठकर हमारे गांव सुतुर जाने लगे, जो वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर था। घने जंगलों के रास्ते होकर हम अपने गांव पहुंचे। नाना नानी ने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया। फिर मस्त चूल्हे पे बना स्वादिष्ट खाना
और स्वादिष्ट मिठाई खाकर हमें मज़ा आ गया। शाम को गांव में रहता मेरा दोस्त रंगा, जो मेरी उम्र का था, वो मुझसे मिलने आया। अरे दोस्त, बहुत साल बाद आए हो यहाँ पर, कैसे हो? ठीक हूँ यार, तू सुना दे। बस कट रही है। सुबह जल्दी उठकर भैंसिया का दूध निकालो, दोपहर में खेत जोतो, और कोई काम बिगड़े तो बापू की गालियां सुनो। बस ये जिंदगी रह गई हमारे गांव में। अबे यार, गांव तो फिर भी ठीक है भाई, यहाँ सुकून तो है। वरना शहर में जीना मतलब रेस में लगे रहो बस। टेक्नोलॉजी का आदमी पे कंट्रोल हो गया है। आपस में मिलने से अच्छा उस मोबाइल पे विलाप कर लेते हैं। गाड़ियों का तो भंडार लगा हुआ है, प्रदूषण हमें खा रहा है। या हम उसे खा रहे हैं, बस यही लगा पड़ा है। इसलिए तो लोग जब शहर से ज़्यादा थक जाते हैं तो सुकून पाने गांव में आते हैं, जैसे मैं भी आ गया। हाँ दोस्त, यहाँ बड़ा सुकून मिलता है, पर समस्याएं तो यहाँ भी है। बेचारा किसान खेत में मेहनत करके थक जाता है, पर बारिश की बूंद तक सही समय पर नहीं गिरती। बिजली तो ऐसे आती जाती है मानो हमारे लिए तो उसका अस्तित्व भी ना हो। सही है दोस्त, बस यही आस है कि एक ना एक दिन ये सब बदलेगा ज़रूर। हमारे बीच में थोड़ी देर गांव की बातें चलती रहीं, और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। आज दिवाली का दिन था। शाम के करीब 5 बजे थे। मुझे अपने मामा ने अपने पास बुलाया था। देखो बेटा, मेरी तबीयत खराब है, और तुम्हारे नाना को भी घुटनों का दर्द है। क्या तुम जाकर ओगीपुर गांव के पास आई रमाकांत डेयरी में दूध दिलाओगे? दरअसल उन्हें दिवाली के लिए अतिरिक्त दूध चाहिए। उन्होंने मुझसे बड़ी उम्मीद से कहा है। हाँ मामा, ज़रूर जाऊंगा, और अपने दोस्त को भी साथ लेके चले जाऊंगा, उसके पास मोटरसाइकिल है। कुछ देर बाद दोनों दूध के कैन लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर ओगीपुर गांव के लिए निकले, जो वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर था। रमाकांत डेयरी पर दूध देने के बाद हम करीब 7 बजे वहां से निकल चुके थे। हमारी मोटरसाइकिल बीच रास्ते में खराब हो गई, जिसे हम खींचते हुए गांव के पास वाले मैकेनिक पर लेकर गए, जिसने करीब 8 बजे तक हमारी मोटरसाइकिल ठीक करी। और इसी बीच रात हो गई। गांव में जो रहता है उसे पता होगा कि गांव में रात जल्दी हो जाती है। ऊपर से सर्दी का मौसम था। यार, इस मोटरसाइकिल की वजह से हमें देर हो गई। दिवाली के रात के आधे मजे इतने खराब हो गए। अब यार वापस जाते हुए भी देर हो जाएगी। मैं तो खामखा पटाखे लेके आया था। तभी मैंने गूगल मैप खोला और उसमें जल्दी पहुंचने का रास्ता निकाला। अबे बुड़बक रंगा, एक और शॉर्टकट रास्ता भी तो है यहाँ पर, तूने बताया क्यों नहीं? देख, मैंने ढूंढ लिया, वहीं से चलते हैं ना। अरे नहीं यार, वो मुझे भी पता है, हम उस रास्ते से नहीं जा सकते। वो रास्ता गांव में उसे भूतिया कहा जाता है, और तुझे पता है आज तो वैसे भी अमावस्या है। अरे यार, तुम गांव वाले भी ना कुछ भी अफवाह फैलाते हो। भूत वूत कुछ नहीं होता। चल, वैसे भी आधे से कम समय में हम गांव पहुंच जाएंगे। समय के साथ साथ तेरा पेट्रोल भी बचेगा। रंगा ने कई कोशिशें की, पर मैं नहीं माना। हमने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई। आगे जाने पर एक मड़ा हुआ गहरे जंगल से जाता कच्चा रास्ता दिखाई दिया। वो वही रास्ता था। दिवाली की अमावस्या की रात और अंधेरे का पूरी तरह फैला साम्राज्य। वो रास्ता और भी भयानक लग रहा था। रंगा ने फिर वार्निंग दी, पर मैंने तो मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की रोशनी से हम आगे बढ़ रहे थे। रात में कीड़ों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। कुत्ते जंगल में कहीं रो रहे थे। हम आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमारी मोटरसाइकिल के आगे से कोई साया तेजी से गुजरा और गायब हो गया। हम दोनों बुरी तरह सहम गए। हमारी धड़कनें बढ़ गईं। फिर मैंने रंगा से कहा, अरे कुछ नहीं था यार, बस बड़ा हवा का झोंका था, डर मत। हालांकि अब मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन मैं चाहता था कि रंगा ना डरे, क्योंकि वो बेचारा दिल का थोड़ा कमज़ोर था। फिर तभी हम दोनों ने सामने जो देखा, उसे देखने के बाद अब कुछ बोलने को बचा नहीं था। हमारी रूह कांप उठी।
ठीक रास्ते के बीचों बीच कोई खड़ा था। मुंह पर लंबे बाल ढके हुए थे, सफेद साड़ी पहने हुए। उसे देखकर हम काफी डर गए थे। रंगा ने बोला, हमें माफ कर दो, हम गलती से इस रास्ते पर आ गए हैं। आत्मा जी, हमें बख्श दें, वादा करता हूं मैं कभी इस रास्ते पर दोबारा नहीं आऊंगा। तभी मैं मोटरसाइकिल से उतरा और चलते उसकी तरफ बढ़ा। रंगा ने मुझे काफी रोका, पर मैं उसके पास पहुंच चुका था। तभी मैं जोर जोर से हंसने लगा। हे आत्मा, मेरे दोस्त के दिमाग पर हावी मत हो, मैंने कहा। अबे डरपोक, ये सिर्फ एक पुतला है जो यहाँ किसी ने लोगों को डराने के लिए रखा है। मैंने उस पुतले को उठाकर दूर फेंक दिया और हम फिर आगे बढ़ गए। अंधेरे को चीरते हुए हमारी मोटरसाइकिल दूर बढ़ रही थी। तभी जैसे तूफान आया, वैसे ही जोर से हवा चलने लगी। रात के कड़क अंधेरे को चीरते हुए हमारी मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही थी। तभी जैसे तूफान आया हो, वैसे जोरों से हवाएं चलने लगी। रात कीड़ों की आवाजें बड़ी भयंकर तरीके से पूरे मौसम में गूंज रही थी। तभी हमारी मोटरसाइकिल भी बंद पड़ गई। तभी एक तेज बिजली कड़की। सामने जो हमने देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम इस समय रास्ते के कीचड़ में थे, जहां पर मैं मोटरसाइकिल को धक्का लगा रहा था और पीछे से रंगा मेरी मदद कर रहा था। हमारी हालत ऐसी थी जैसे कि कुएं को खाई ना। तभी हमारे सामने एक भयानक शरीर और दो मुंह वाले एक सर चुड़ैल का, जिसके लंबे नाखून, मुंह चिरा हुआ, खून बहता हुआ, आंखें गुस्से से आग उगलती हुई, लंबे भयानक बिखरे हुए बाल। दूसरा सर प्रेत का, लंबे भयानक नाखून, बड़ी भयंकर आंखें, लंबे भयानक कान, मुंह से निकलते नुकीले दांत। दोनों शैतानों के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी। उन्हें देख हम दोनों की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों जोरों से चिल्लाए, हमारी जगह आने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम दोनों को काट कर तुम्हारे जिस्म का खून पिएंगे, तुम्हारा मांस नोचेंगे। हम दोनों ने ये देखते ही पूरी जान लगाई और दौड़ लगा दी। पूरे जंगल में शायद हम दोनों की चीखें गूंज रही थी, क्योंकि हम बहुत तेज भाग रहे थे। वो भयानक शैतान वाले वहीं पर खड़े रहे और भयानक चिल्लाहट के साथ हंसते रहे। हम एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। हमने देखा वो अभी भी वहीं खड़े हैं, बस वो इधर उधर आंखें घुमा रहे हैं। शायद हमारा बचना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हमें दोबारा देख लिया और हमारी तरफ जहां पर हम खड़े हैं वहीं उन्होंने कुल्हाड़ी फेंकी। कुल्हाड़ी सीधा हमारे पास आके रुकी, लेकिन हमें लगी नहीं। हम इतने डर गए थे कि हम अपनी जान बचाकर दौड़े जा रहे थे। हमारी सांसें फूल गई थी, हम कांप गए थे। दौड़ते हुए मेरे दोस्त रंगा का पाँव फिसला और वो लाल परे पत्थर पर जाकर टकराया और वहां पर जाकर वो बेहोश हो गया। मैंने जैसे ये देखा तो मैं उसके पास भागा और उसे जगाने की मैंने लाख कोशिश करी, पर वो नहीं उठा। बहुत तेज बारिश हो रही थी, मेरे सर से खून बह रहा था और तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक जोरदार चमकता विस्फोट सा हुआ और मेरे पीछे वो शैतान चमका। उसे देखते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह धीरे से मेरी आंखें खुली। मैं अपने गांव के घर था। मेरे मामा, नाना, नानी और गांव के कुछ लोग खड़े थे। मैंने रंगा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो भी ठीक है। फिर मैंने सारी घटना बताई। नाना ने कहा कि तुम दोनों हमें गांव के बाहर बेहोश पड़े मिले, हमें तुम्हें पहले ही उस रास्ते के बारे में बता देना चाहिए था। पर नाना जी, हम तो वहां थे, फिर गांव के बाहर कैसे आए? जैसे तुमने बताया कि रंगा लाल पत्थरों से जाकर टकराया था, बेटा वो एक दैवीय स्थान था जहाँ एक दैवीय साधु नार ऋषि की समाधि है। उन्हीं की दैवीय आत्मा ने तुम्हें बचाया और सुरक्षित यहाँ पहुंचाया होगा। फिर मामा ने बताया
बेटा, कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पति और पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो दोनों मारे गए थे। जिस दिन वो मरे थे वो दिन अमावस्या का था। तब से वहाँ कई सारी मौतें होने लगी। इसलिए सब ने उस रास्ते जाना बंद कर दिया। और अमावस्या की रात तो वैसे भी भयानक होती है। रंगा ने मुझे कहा था, पर मेरी जिद ने हमें खतरे में डाल दिया। भला हो नार ऋषि जी का, जिन्होंने हमारी जान बचाई, वरना हमारा बचना मुश्किल था। उस दिन के बाद आज तक उस भयानक चेहरों को मैं भूल नहीं पाया। मैं जब भी गांव जाता हूँ उस भयानक रास्ते की तरफ देखता तक नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिन्हें हम यकीन ना करें, पर वो होती हैं। मेरा नाम हरिओम है। पेशे से मैं एक वकील हूँ। मुझे अजीब अजीब चीज़ों को जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है। अलग ठिकानों पर जाकर उनकी तस्वीरें कैद करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर कहीं भी जाता हूँ तो अकेले ही जाता हूँ। दरअसल मुझे अकेले जाना पसंद है। बरसात के दिनों में मुझे पहाड़ों और जंगलों से बनी सुंदर जगहों पर जाना और तस्वीरें कैद करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए इस बार मैंने झिंगार टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने का सोच लिया और निकल पड़ा अपना कैमरा लिए। घने पहाड़ों और जंगलों से घिरा, बीच से एक नदी बहती, इतना सुंदर वातावरण, ताज़ी हवाएं, सुकून, सब कुछ था वहाँ। मेरे प्यारे कैमरे के लिए बहुत सारी फोटोज भी थी वहाँ। होटल में सामान रख खाना खाकर निकल पड़ा अपना कैमरा लिए उस जगह जहाँ पहली बार मैं आया था। मेरी एक आदत थी, जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट घूमते उसके उल्टा मैं अकेले ही कहीं पे जाना पसंद करता। इसलिए मैं चल पड़ा अंदर आगे घने जंगल में। फोटोज क्लिक करते हुए मेरे सामने एक पहाड़ी आ गई। पहाड़ी काफ़ी बड़ी थी तो चढ़ने में वक्त लगा, पर जैसे ही सबसे ऊपर पहुंचा मानो स्वर्ग मिल गया हो। इतना अच्छा नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा था। वहाँ मेरे सिवा कोई और नहीं था। मैं फिर तस्वीरें क्लिक करने लगा। मैंने अपने कैमरे की लेंथ बढ़ा ली ताकि दूर तक की फ़ोटो खींच सकूं। तभी मैंने देखा कि दूर नदी के उस पार जंगल में एक गांव भी था। कुछ दूर देखा तो कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मेरी उत्सुकता फिर जाग गई। शाम होने वाली थी, पर मैंने सोच लिया था सुबह जल्दी निकलकर वहां जाकर उन मछुआरों और गांव की फोटो जरूर लूंगा। वापस होटल आकर मैंने उस जगह के बारे में मैनेजर से पूछा। सुनिए, मैंने दूर एक जगह देखी है, वहाँ एक गांव है और नदी में मछुआरे भी दिखे। दरअसल मुझे वहाँ जाना है, कोई आसान रास्ता है? मैनेजर ने कहा, नहीं सर, वो हमारे जगह के डेस्टिनेशन में नहीं आती है और वहाँ कोई नहीं जाता। उस गांव के मछुआरे कभी भी किसी को वहाँ आने नहीं देते। वो उनकी जगह है साहब, आप यहीं घूम लीजिए, वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है आपको? मैंने और ज़्यादा पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि ये बताते बताते मैनेजर के माथे पर पानी आ गया था और उसे देख के साफ साफ पता लग रहा था कि वो घबरा के कुछ बातें छुपा रहा है। मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं करा और मैं सीधा अपने कमरे पर आ गया। मैंने ठान लिया था कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, जंगल के रास्ते। सुबह जल्दी जल्दी मैं होटल से निकल पड़ा। अपने साथ खाने का कुछ सामान और अपना कैमरा साथ ले लिया। जंगलों से गुजरते हुए फोटोज क्लिक करते हुए, उस अद्भुत वातावरण के मजे लेते हुए आखिरकार मैं दोपहर 2 बजे उस नदी के स्थान पर पहुंच गया। गांव नदी के उस पार था। नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। शायद वो उसी गांव के थे। मैं आगे बढ़ा। एक मछुआरे को मैंने इशारा करके अपने पास बुलाया। मछुआरे ने मुझे देखते ही कहा, कौन हो भाई तुम? इस तरफ क्यों आ रहे हो? देखो, मुझे आपके और आपके गांव की कुछ फोटोज क्लिक करनी है। मुझे ज़रा उस पार छोड़ दो।
सुनो भाई, अब चले जाओ यहाँ से। इस तरफ आने की कोशिश भी मत करना। मछुआरा काफ़ी गुस्सा था और वो मुझे गुस्से में घूरते हुए अपने नाव लिए वहाँ से चला गया। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था, वहीं ठहरा रहा। कुछ घंटे बाद वो सभी मछुआरे गांव की तरफ चले गए। मुझे भी जाना था, पर इतनी दूर तैर कर मैं जा नहीं सकता था। मैंने अब वापस जाना सही समझा। फिर तभी मैंने कैमरा निकाला और आसपास के फोटोज क्लिक करने लगा। तभी मुझे कैमरे की बड़ी लेंस से थोड़ी दूर पत्थरों के पास कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैं जल्दी से उस तरफ गया। मैंने देखा 2 बड़े पत्थरों के पास एक छोटी नाव आकर फंसी हुई थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद उसी ओर से कभी ये नाव अपने आप बहकर यहाँ फंस गई होगी। मैं नाव में बैठा और उसी नदी में चलकर किसी तरह बड़ी कोशिशों से उस पार आ गया जहां गांव था। मैंने छिपकर ही फोटोज लेना बेहतर समझा ताकि कोई गांव वाला मुझे देख ना ले। बड़े बड़े हसीन खेत, काफी सुंदर गांव था और दूसरी तरफ घना जंगल। रात काफी हो गई थी। मैं अभी भी सबसे छिपा बैठा था। मैंने अपने साथ लाया खाना खाया। फिर मुझे गांव से बड़े बड़े ढोल पीटने की आवाज आने लगी। मैंने देखा गांव के सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हैं। सभी इकट्ठा हुए हैं। 4 बकरियों को एक साथ बांधकर उनकी पूजा कर रहे थे। फिर उन बकरियों को आगे करके पीछे ढोल बजाते हुए सभी गांव वाले उस जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। मुझे ये सब देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैंने कैमरा लिया और चुपके से फोटो क्लिक करते हुए उनके पीछे जाने लगा। काफी देर तक अंदर सभी चलते जा रहे थे। तभी वो सभी रुक गए। फिर जो मैंने देखा, मैं पूरा हिल गया। उसी जंगल में आगे एक और जंगल था जो पूरा काला था। उसके पेड़ पत्तियां सभी काले, बड़ा ही भयानक था। फिर वो सभी एक साथ चिल्लाए, अंधेरी, हमारी भेंट स्वीकार करो। उन्होंने उन 4 बकरियों को उस काले जंगल में आगे छोड़ दिया। फिर सभी वापस गांव निकले। अब मेरे मन में दुविधा थी कि मैं वापस गांव की तरफ जाऊं या उन बकरियों के पीछे उस काले जंगल में। तभी मैंने सोच लिया कि उन बकरियों के पीछे जाऊंगा। देखूं तो सही कि वो कहाँ जाती हैं। कैमरे लिए मैं भी उस भयानक जंगल में घुस गया था। बकरियां आगे बढ़ रही थी, मैं भी छिपते हुए आगे बढ़ रहा था। रात में कीड़ों की भयानक आवाजें अपना कहर मचा रही थीं। पहली बार ऐसा काला भयानक जंगल देख रहा था। उस भयंकर वातावरण में भी मैं अपनी आदत से मजबूर फोटोज लिए जा रहा था। काफी देर तक बकरियां आगे बढ़ रही थीं। अब तो शायद मैं वापस जाने का रास्ता ही भूल गया था। अचानक सभी बकरियां एक घने लंबे काले पेड़ के पास आकर रुक गईं। काफी अजीब पेड़ था। उसमें से काला द्रव्य भी बह रहा था। पेड़ की शाखाएं ऐसी थी मानो लंबे भयानक बालों से ढकी रही हों। बकरियां शांत खड़ी थीं। अजीब सा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस पेड़ से आकर कुछ साए जैसा बकरियों के पास गिरा। ये देखकर मैं दहल गया। एक बकरी अचानक ही झटपटाने लगी। मुझे उस तरफ से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पत्तियों को हटाकर बाहर निकला और उन बकरियों के पास गया। मैंने जो देखा उसे देखकर मैं थरथर कांपने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो अभी मेरी छाती चीर के बाहर आ जाएगा। सामने एक बकरी को किसी साए ने बुरी तरह जकड़ लिया था। वो साया उस बकरी की गर्दन से खून चूस रहा था। तभी उस साए ने बकरी के अंदर गड़ाए हुए अपने भयंकर नुकीले दांत बाहर निकाले। अब वो मेरी तरफ देखने लगी। उसके भयानक दांतों में खून साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें, लंबे भयानक बाल, मुंह खून से लथपथ, काला शरीर, बड़े नुकीले नाखून, बड़ी ही भयानक चुड़ैल जैसी थी।
मैं तो जैसे उसे देखकर सन पड़ गया था। आज मैंने किसी शैतानी ताकत को देख लिया था। वो उठ खड़ी हुई और गुस्से से भयानक आवाज़ें निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। तभी मैंने खुद को संभाला और तेजी से उस काले जंगल में भागने लगा। वो भी मेरे पीछे पड़ गई थी। शिकारी बिल्ली की तरह वह मेरे पीछे भाग रही थी। मैं चूहा बन छिपते हुए उससे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी मैं एक बड़े पेड़ के पीछे छिप बैठा। वो गुस्से से मुझे खोज रही थी, मानो मेरे मिलने पर मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं डर से कांप रहा था। तभी वो चुड़ैल दूसरी तरफ मुझे खोजने लग गई। मौका पाते ही मैं उसके विपरीत और भागा। भागते भागते मैं थक गया तो नीचे थोड़ी देर छिपकर एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी कुछ खून की बूंदें उस पेड़ से आकर मुझ पर गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के ऊपर अजीब तरह के शैतान उल्टे लटके हुए थे। उनके भयंकर शरीर से खून निकलकर नीचे गिर रहा था। जली हुई भयानक चमड़ी और लाल चमकती डरावनी आंखें मुझे ही देख रही थीं। अचानक सभी शैतान पेड़ से रेंगते हुए मेरे पास आने लगे। मैं फिर पूरी तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। डर का पागलपन और ये सब भयानक शैतानों को देख मेरी रूह कांप उठी थी। उस काले जंगल में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं उसमें से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। किसी तरह अपनी जान बचाकर इस भयानक जंगल से मैं निकल जाऊं, बस मैं यही चाहता था। मैं डर से कांपते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कुछ दूर मुझे आग जलती हुई दिखाई दी। मैं उनके पास गया। मैंने देखा उस आग के चारों तरफ लाल साड़ी और घूंघट पहले कुछ महिलाएं चक्कर लगा रही हैं। यह देखकर मेरी जान में जान आई। मैं आगे बढ़ा और बोला, सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगी? ये सुनते ही वो सभी महिलाएं रुक गईं। एक साथ सभी का घूंघट उठने लगा। फिर मैंने जो देखा, मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उन सब महिलाओं के सिर थे ही नहीं और कटे हुए बाघ से खून बह रहा था। वो सभी मेरे ओर बढ़ने लगी। मैं फिर भागने लगा। अपने जिंदगी की सारी दौड़ मैंने आज ही कर ली थी। मुझे मौत अपने सामने नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज नहीं बचने वाला। मैं फिर उस भयानक जंगल में इधर उधर भागने लगा। शायद आज मैं मरने ही वाला था। तभी फिर मुझे वही चुड़ैल नजर आई जो बकरी का खून पी रही थी। उसकी आंखें इस समय लाल थीं और वो मेरी तरफ घुर्रा रही थी। उसे देखकर मैं फिर भाग गया, पर वो चुड़ैल भी मेरे पीछे आ रही थी। भागते भागते मैं गिर पड़ा। वो चुड़ैल उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। मेरा मरना अब तय था। वो भयंकर चुड़ैल मेरे पास आई। उसका भयानक हाथ लगते ही मैं डर से कांपते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह मैं चारपाई पर लेटा था। मेरी आंख खुलते ही मेरे सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी घटना उन्हें बता दी। एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, बेटा, वो काला जंगल शापित है। वहां शैतानी ताकतों का बसेरा है। बाबा, वो चुड़ैल मुझे मुझे मारना क्यों चाहती थी और उसने मुझे मारा क्यों नहीं? बुजुर्ग, जो कि उस गांव के सरपंच भी थे, उन्होंने बताया, बेटा, उसी ने तुम्हें बचाया और गांव के जंगल के बाहर आकर सुरक्षित छोड़ दिया। वो तुम्हें नुकसान नहीं, बल्कि तुम्हें उस जंगल से बाहर निकालना चाहती थी। बेटा, वो उस काले जंगल की शैतानी रानी है जिसका नाम अंधेरी है, जिसे हम प्रसन्न करने के लिए हर महीने बकरियों को उस जंगल में छोड़कर आते हैं, यानी कि उनकी बलि देते हैं। बदले में वो हमें उस जंगल में मौजूद शैतानी शक्तियों से बचाती है और सिर्फ उस सीमित जगह पर वो रोक के रखती है ताकि वो शैतानी शक्तियाँ इस पूरे इलाके पर हावी ना हो सकें। हजारों सालों से वो हमें बचा रही है। हमारी खेती उसी की वजह से इतनी फल फूलती है।
वो हमारी रक्षा करती है। उसकी शक्तियों का हमें फ़ायदा होता है। हज़ारों सालों से हम उसे अपना ही मानते हैं। वो हमारे घर की बेटी की तरह है। वो हमारे दुख दूर करती है। ये गांव उसी की वजह से खुशियों से संपन्न है। वो शैतान हुई तो क्या हुआ, उसी की वजह से हम जिंदा हैं। ये सभी उसी की देन है। मैंने मन ही मन उसे प्रणाम किया। अगर वो ना होती तो मैं उन शैतानों का शिकार बन जाता। अब मैं फिर कभी भी इस जगह आने की गलती नहीं करूँगा। यह आश्वासन भी मैंने गांव वालों को दे दिया। इसलिए वो गांव वाले किसी अनजाने को वहां आने नहीं देते, ताकि उस पर कोई मुसीबत ना आए। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि किसी भी अजीब चीज़ों को जानने के लिए इतनी गहराई में भी जाना ठीक नहीं है, और ना मैं कभी जाऊंगा।